दोस्तों नमस्कार। मैं हेमंत कृष्ण द संकेत लाइव में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, चौथे चरण का मतदान जिस दिन समाप्त हुआ उसी दिन अंतिम सातवें चरण के लिए अधिसूचना जारी हो गई और उसी के बाद चौथे चरण में खत्म होने के बाद स्थितियां पूरी तरह स्पष्ट होने लगी हैं कि देश में बहुमत किधर जा रहा है। 14 तारीख को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस में अपना नामांकन पत्र दाखिल करने पहुंचे तो भाजपा अलायंस के 12 प्रदेशों के मुख्यमंत्री वहां उनका नामांकन कराने पहुंचे थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी वहां थे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उत्तराखंड के भी मुख्यमंत्री थे, शिवसेना अलायंस के मुख्यमंत्री वहां थे, महाराष्ट्र के। मोदी जी घबराए हुए लग रहे हैं। लगता है उन्हें खुद महसूस हो गया है कि बनारस में उनकी सीट फंस गई है और इंडिया अलायंस का प्रत्याशी मजबूती की तरफ से आगे बढ़ रहा है। ऐसा क्यों लग रहा है? ऐसा इसलिए लग रहा है कि जो 12 प्रदेश के मुख्यमंत्री बनारस नामांकन के लिए पहुंचे थे कराने के लिए नरेंद्र मोदी के नामांकन को, हमें यह नहीं सुनाता है कि जो सारे मुख्यमंत्री आए थे योगी को छोड़ करके, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी को छोड़ करके जो अन्य प्रदेश के मुख्यमंत्री वहां पहुंचे, उसमें से कौन मुख्यमंत्री यहां का वोट बनारस में प्रधानमंत्री को दिला सकता है? कौन कितना सशक्त है? क्या महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री यहां आकर के मतदान के दिन जो मतदान होगा उसमें कुछ वोट बढ़ा सकता है, कुछ प्रतिशत बढ़ा सकता है? कहने का मतलब कि हम उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को तो मान सकते हैं कि उनका कुछ असर हो सकता है बनारस में, उत्तर प्रदेश में, या योगी आदित्यनाथ का तो सीधे सीधे है कि वो प्रधानमंत्री जी के लाभदायक साबित होंगे। लेकिन इतनी भीड़ जुटाने का मतलब यह है दोस्तों कि मोदी खुद को वहां कमजोर साबित कर रहे हैं। बहुमत की सरकार है, 400 पार का नारा है, लेकिन स्थितियां एकदम उलट गई हैं। अब तो 400 तो बहुत दूर की बात है, बहुमत तक नहीं पहुंच पाएंगे। जो आंकड़े हमारे सामने आ रहे हैं, 543 सीट में 229 तक केवल एनडीए गठबंधन पहुंच रहा है। दोस्तों, लोकसभा में कुल 543 सीट है और इस समय भाजपा बहुमत में है, लेकिन इस बार ये बहुमत से बहुत नीचे जा रहे हैं। भाजपा गठबंधन को मात्र 229 सीट नजर आ रही है, यही मिलेगा। अगर शेयर मार्केट की बात करें तो शेयर मार्केट तो 200 से भी नीचे बता रहा है, यानी इंडिया गठबंधन तेजी से आगे बढ़ रहा है। इंडिया गठबंधन के पक्ष में 281 सीटें जा रही हैं, अन्य के खाते में 24 सीट। अब अगर यह मान लिया जाए कि जो 229 सीट भाजपा गठबंधन को मिल रहा है और मान लिया जाए कि जो 281 सीट इंडिया गठबंधन को मिल रहा है, उसमें कितना कम हो जाएगा? 10-20 सीट कम हो जाएगा तो 250 तक पहुंच जाएंगे। अब जो ये अदर 24 सीट पा रहे हैं अन्य, उनमें ये कितना तोड़फोड़ कर सकते हैं? हम आपको प्रदेश स्तर पे बता रहे हैं। आंध्र प्रदेश में 25 सीट है, जहां एनडीए गठबंधन को 5 सीट मिल रही है और इंडिया गठबंधन को 11 सीट मिल रही है। अरुणाचल प्रदेश में कुल 2 सीट है,
जहां पे इंडिया और एनडीए गठबंधन को एक एक सीट मिल रही है। आसाम में 14 सीट है, 14 में से 7 सीट एनडीए गठबंधन को और 7 सीट इंडिया गठबंधन को मिल रही है। बिहार में 40 सीट है, और जो बिहार में 40 सीट है वहां पर एनडीए गठबंधन को केवल और केवल 22 सीट मिल रही है और 18 सीट इंडिया गठबंधन को मिल रही है। यहां भी इनका ग्राफ नीचे जा रहा है। उसी तरीके छत्तीसगढ़ में 11 सीट है, 6 सीट एनडीए गठबंधन और 5 सीट इंडिया गठबंधन को जा रही है। गोवा में 2 सीट है, गोवा में भी एक एक सीट इनको मिल रही है दोनों लोगों को। गुजरात में ये थोड़ा मजबूत हैं, लेकिन पिछली समय से 19 की अपेक्षा कम हुई है। यहां पर 26 सीट है, जिसमें 22 सीट तो भाजपा अलायंस को मिल रही है और 4 सीट केवल इंडिया गठबंधन को मिल रहा है। हरियाणा हरियाणा में इनका नुकसान हो रहा है, 10 सीट है, 10 में से केवल 4 सीट भाजपा गठबंधन को मिलती दिख रही है, 6 सीट इंडिया गठबंधन को मिल रहा है। यहां भारी नुकसान हो रहा है। हिमाचल प्रदेश में 4 सीटें हैं, यहां भी इंडिया एनडीए को 2-2 सीट मिल रही है, यहां भी भाजपा का नुकसान है। जम्मू कश्मीर, इंटायर जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूं, 6 सीट है। इन 6 सीट में एनडीए गठबंधन को केवल और केवल 2 सीट मिल रही है, 4 सीट इंडिया गठबंधन को जा रहा है। अब झारखंड की बात करते हैं, तो झारखंड में भी नुकसान है इनका, भाजपा अलायंस का। वहां भी केवल 7 सीट मिल रही है, 19 में बढ़त थी, और 7 सीट इंडिया गठबंधन को मिल रहा है। अब कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में तो आप समझिए बहुत नुकसान है इनका। कर्नाटक में कुल 29 सीट है, और उस 29 सीट में दोस्तों कर्नाटक में कुल 28 सीट है, जिसमें से 9 सीट भाजपा गठबंधन को मिल रहा है और 19 सीट इंडिया गठबंधन को मिल रहा है। केरल केरल में इनका खाता खुलता दिख रहा है, अगर बहुत प्रयास किया, बहुत कुछ हुआ। वोट प्रतिशत तो भाजपा का वहां बढ़ेगा, लेकिन एक सीट भी वहां भाजपा को मिल रही है। बाकी 20 में से 19 सीट इंडिया अलायंस को मिल रही है। अब मध्य प्रदेश की बात करते हैं, एनडीए को 20 सीट मिल रही है और 9 सीट इंडिया को मिल रही है। महाराष्ट्र की बात करते हैं। अब महाराष्ट्र में जहां तोड़फोड़ करके प्रदेश सरकार भाजपा के हाथ में आया, लेकिन मुख्यमंत्री अभी भी वहां टूट के, जो सरकार बनी थी उसमें भी इनके मुख्यमंत्री नहीं है, इनके उप मुख्यमंत्री हैं। शिवसेना का मुख्यमंत्री है वहां पर, तो वहां भी इनको बहुत नुकसान हुआ है। 48 सीट में केवल और केवल 17 सीट मिल रही है और 29 सीट इंडिया अलायंस के गठबंधन को जा रहा है। मणिपुर में जो हिंसा हुई थी पिछले दिन, उसका इन्हें खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, और वहां 2 सीट है और दोनों सीट इंडिया गठबंधन को जा रहा है। मेघालय में 2 सीट है, यहां एक एक सीट दोनों गठबंधन को है। मिजोरम में भी ये शून्य है, वहां भी एक सीट है, वहां ये एक सीट इंडिया गठबंधन को जा रहा है। और नागालैंड में जो एक सीट है, वहां भी इनको कुछ नहीं मिल रहा है, वहां भी वो सीट इंडिया गठबंधन को जा रही है। अब बात कर लेते हैं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की। दिल्ली में 7 सीट है और इस 7 सीट में केवल और केवल 2 सीट भाजपा गठबंधन को मिल रही है, जबकि पिछली बार 7 सीट दिल्ली में भाजपा की थी। इस बार 5 सीट इंडिया अलायंस के पास, गठबंधन के पास है।
उड़ीसा, उड़ीसा में कुल 21 सीट है और उड़ीसा में जो ये 4 सीट है केवल एनडीए को मिल रही है, 6 सीट इंडिया गठबंधन को है और 11 सीट जो अदर लोग हैं उनको मिल रही है। अब पांडुचेरी की बात करिए तो वहां 1 ही सीट है। पांडुचेरी में जो 1 सीट है ये एनडीए गठबंधन को जा रहा है। पंजाब में 13 सीट है, वहां सीधी टक्कर इनकी आप पार्टी से है और उस सीधी टक्कर में 1 सीट इन्हें मिल रही है और 10 सीट आप पार्टी को मिल रही है। वहां आप पार्टी की सरकार भी है, वहां भी इनका बहुत नुकसान हो रहा है। राजस्थान में 25 सीट है और उस 25 सीट में 10 सीट केवल भाजपा गठबंधन को है और 15 सीट इंडिया गठबंधन को। सिक्किम की बात कर ले, सिक्किम 1 सीट है, यहां पे एनडीए को मिल रही है सीट। तमिलनाडु में 39 सीटें हैं और इस 39 में केवल 1 सीट भाजपा गठबंधन को है, बाकी 38 सीट एनडीए गठबंधन के पास है। अब तेलंगाना की बात कर लेते हैं, 17 सीट है जहां इस 17 सीट में केवल 6 सीट भाजपा गठबंधन को और 11 सीट इंडिया अलायंस को, उस गठबंधन को मिल रहा है। त्रिपुरा में 2 सीट है, यहां दोनों गठबंधन को 1-1 सीट मिल रही है। उत्तराखंड में दोस्तों 5 सीट है, इस 5 सीट में 3 सीट भाजपा गठबंधन को है और 2 सीट केवल कांग्रेस को जा रही है, लेकिन फायदे में है कांग्रेस यहां पर। अब कर लीजिए पश्चिम बंगाल की बात। पश्चिम बंगाल में मत प्रतिशत तो इनका बढ़ सकता है, लेकिन सीट का जहां तक सवाल है वो एनडीए गठबंधन को मात्र 15 सीट मिल रही है और 27 सीट इंडिया गठबंधन को। अंडमान निकोबार में 1 सीट है, उस 1 सीट पर इंडिया गठबंधन हाथ मार रही है, वहां भी इनका नुकसान है। लक्षद्वीप में 1 सीट है, वहां भी भाजपा 0 पर है, वो भी सीट जा रही है इंडिया गठबंधन को। अब बात करते हैं दादर तथा नगर हवेली दमन में 2 सीट है, यहां दोनों सीट भाजपा गठबंधन को जा रही है। चंडीगढ़ जो हरियाणा और पंजाब की राजधानी है वो 1 सीट है, इस 1 सीट पे भी इनको नुकसान है, ये सीट इंडिया गठबंधन को जा रही है। कहना यह है दोस्तों कि कुल 543 सीट में इन्हें केवल 229 सीट मिलती दिख रही है और इंडिया गठबंधन को पूर्ण बहुमत 281 सीट मिल रही है, 24 सीट अदर को मिल रही है। अब मान लीजिए 10% का प्लस माइनस होता है और हम ये मानते हैं कि चलिए 10% होता है तो 30 सीट अगर भाजपा को मिल जाए तब ये 50 के ऊपर ले जाते हैं, 250 के ऊपर। तो अब वो जो 24 सीट अदर का है उसको कौन तोड़ के ले जाता है? इंडिया गठबंधन ले जाती है कि भाजपा गठबंधन ले जाती है? लेकिन भाजपा गठबंधन तोड़ फोड़ में माहिर है, फिगर एकदम साफ है 543 का, 229 भाजपा, 281 एनडीए और 24 इंडिया। हाँ रुक जाओ, अब एक बात साफ है कि लोकसभा की 543 सीटों में 229 सीट भाजपा गठबंधन को और 281 सीट इंडिया गठबंधन को और 24 अदर को है। तो एकदम स्थिति साफ है। शेयर मार्केट भी इसीलिए गिर रहा है क्योंकि वो तो 200 का अंदर आंक रहा है। तो मोदी जी की सीट बनारस में पूरी तरीके फंस गई है और अगर ये स्थिति ये रही, अगर मान लीजिए सरकार भी ये बना ले जाते हैं भाजपा तोड़ फोड़ करके, तो क्या मोदी जी प्रधानमंत्री रहेंगे? इस पर एक बड़ा सवाल है क्योंकि भाजपा के अंदर भी
उथल पुथल मचा हुआ है, एक दूसरे को काट छांट लगी हुई है, और यही काट छांट जो पूरे देश में चल रही है, उसी वजह से इनकी सीटें यहां कम हो रही हैं। उत्तर प्रदेश में 50 से ऊपर नहीं बढ़ रही है भाजपा अलायंस, 30 सीट अखिलेश के साथ गठबंधन को मिल रही है। यहां भी बहुत कमजोर है, क्योंकि यहां ठाकुरला भी नाराज है, जबकि मुख्यमंत्री ठाकुर। राजा भैया ने स्पष्ट कर दिया है कि हम भाजपा गठबंधन के साथ नहीं हैं, हमारा किसी से तालमेल नहीं है। तो मोदी जी बहुत घबराए हुए हैं, और यही घबराहट बनारस में दिखाई पड़ी। उन्हें सारे प्रदेश के भाजपा प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को वहां बुलाना पड़ा, यह साबित करने के लिए कि हमारे पास देश में, पूरे देश में बहुमत है। तो क्या पूरे देश के लोग वहां देने आएंगे? वोट तो वहां के लोग देंगे, बनारस के लोग देंगे, वाराणसी के लोग देंगे। जो मंदिर मुद्दा था अब वहां ठंडा पड़ चुका है, और जो लोग पूरे देश से दर्शन करने बनारस में आ रहे हैं, वो किस परेशानी से गुजर रहे हैं। 100 रुपए का खर्चा समझ के आते होंगे तो 500 रुपए खर्च हो रहा है, आर्थिक रूप से नुकसान हो रहा है, बजट बिगड़ जा रहा है, बड़े बड़े होटलों पे बड़े बड़े लोगों का कब्जा हो गया है। जो जन सामान्य है, जो साधारण वोटर है, उसे क्या फायदा हो रहा बनारस में? और बनारस और अयोध्या के मंदिर के नाम पे पूरे देश को बेचा जा रहा है। तो मोदी की घबराहट एकदम साफ दिखाई पड़ रही है, और लगता है कि वहां की सीट फंस गई है बनारस में मोदी जी की। ऐसा ना हो कि कहीं वहां अजय सिंह बाजी मार ले जाएं और अजय सिंह से हार जाएं। नमस्कार। आज इस परिचर्चा की समीक्षा के लिए जी हमारे साथ डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्रा जी मौजूद हैं। तो डॉक्टर साहब, बात यह है जी कि जहां नरेंद्र मोदी की पूरे देश को जरूरत है, जी उनको बनारस में जी पूरे देश के मुख्यमंत्रियों की क्या जरूरत पड़ गई है? क्या जितना वो दिखाया जा रहा है, उनको जितनी बड़ा फ्रेम में उनको दिखाया जा रहा है, एक्चुअल पोजीशन में अगर आप जाइए धरातल पर तो वो बात नहीं। मोदी जी का चुनाव न केवल बल्कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का चुनाव जिस संभावनाओं के साथ वो लोग लड़ रहे थे, उसमें दिक्कत आ गई। इसीलिए मोदी जी को अपनी शक्ति प्रदर्शन करना पड़ा बनारस में। कि हम फायदा क्या होगा? वो जितने लोग आए हैं उनका वोट बैंक नहीं है वहां, एकदम नहीं। लेकिन सिर्फ उनको ताकत दिखानी थी कि मेरा जो आभा मंडल है, प्रतिभा मंडल जो है, तमाम लोग उनको विष्णु भगवान का अवतार कहते हैं, वो मेरा ये लेवल है, सिर्फ ये दिखाना था। तो मैं एक बात ये कहना चाहता हूं, अगर ऐसा लग रहा है जी, तो क्या जैसे कभी कभी उन्होंने कहा कि मैं 2014 में कहा था कि मैं यहां आया नहीं हूं, मां गंगा ने बुलाया है। जी, तो भाई ये तो याद रखिएगा जी, भगवान को जब जाना था इस देश से, तो अयोध्या में गुप्तार घाट है, जी है, वही भगवान राम गुप्त हो गए। तो जैसे उसी तरीके से ऐसा तो नहीं है जी कि वहां पे मां गंगा ने बुलाया था जी, और मां गंगा ने गोद ले लिया। इशारा समझिए मेरा। जी जी समझ रहा हूं। मां गंगा ने कहीं 2024 में गोद तो नहीं ले लिया। अब ये परिकल्पना कैसे साकार होगी, ये तो 4 जून को पता चलेगा कि उनको शेयर मार्केट तक भी धराशायी है। बिल्कुल धराशायी। शेयर मार्केट तो 200 के अंदर बता रही है। देखिए है क्या, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोग, खासतौर से प्रधानमंत्री मोदी और उनके चाणक्य अमित शाह जी एक बात समझ नहीं पाए, छोटी सी। जब आप अखबार पर अंकुश लगाओगे तो आपको यथार्थ पता नहीं चलेगा, जब आप चैनल पर अंकुश लगाओगे अपने मन, तो आपको यथार्थ पता नहीं चलेगा। जबकि कहा क्या गया, निंदक नियरे राखिए। आपकी आलोचना जब अखबार करते हैं तो आप आलोचना सुनना पसंद नहीं करते हैं, तो जबकि आलोचना नहीं होगी तो आप समझ लोगे ना। अकबर ने एक बार पूछा था ना बीरबल से, भाई हमारे देश में कैसे लोग हैं, कल सब दूध भात खा रहे हैं। तो आपको क्योंकि आलोचना आप सुन नहीं रहे हैं, दूध भात खाए जा रहे हैं। नहीं, तो इसलिए जो ये गोदी मीडिया है जी, जजमान जी, उज्जर है, उज्जर बस 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 वही है। तो इस वक्त इस चुनाव में उज्जर है, उज्जर है। अब वो 4 जून को मिलेगा कि इसमें अंधकार कितना था, अंधेरा कितना है।
ये है उसकी पोजीशन। और यथार्थ ये है, अगर सारा सब कुछ देखा जाए तो आप ये मानते हैं कि सीट फंस गई है? सीट पूरी तरह से फंसी हुई है, और सिर्फ हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की नहीं फंसी, बड़े बड़े धुंधले एक बात और आखिरी में एक बात कहूंगा जी कि पूर्ण बहुमत की सरकार जी 400 पार कह रही है। नहीं, अरे और अब तो लगता है कि बहुमत बचाना भी मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल, जो सर्वे आ रहे हैं, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, उसमें 200, सवा 200, कोई 180 ये आंकड़ा आ रहा है। एक लाइन की बात खत्म हो जाती है कि जो पूर्ण बहुमत की सरकार चल रही है, अब वो बहुमत के नजदीक भी नहीं पहुंच पा रही है। एक लाइन में बात, तो मोदी जी के साथ साथ पूरे देश में बीजेपी लाइन की सीटें फंस गई हैं। कल मैं आपको यूपी ग्रामीण पत्रकार संघ का एक सर्वे डिटेल बताऊंगा, खासतौर से उत्तर प्रदेश को लेके। उस पर जाए उत्तर प्रदेश में, हमें लगता है उत्तर प्रदेश में भी अखिलेश एंड अलायंस 30 के ऊपर ही जा रहे हैं, बिल्कुल जा रहे हैं, ये 50 के अंदर से जा रहे हैं। जहां चुनाव हो गए हैं वहां के पब्लिक ओपिनियन क्या, जहां चुनाव होने वाले उनकी पब्लिक ओपिनियन लेके हम आए हैं, और 64 उनका इस समय का है, 62 + 2 64, हमारे हिसाब से ये 45 में आ रहे हैं। तो आज हमको यही समाप्त करते हैं, कल हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश के बारे में क्या स्थिति है। नमस्कार।